अपने पैर से बोट को एक धक्का मारोगे, जब धक्का मारोगे तो तुम क्या करोगे, बोट को एक एक्शन फोर्स में लाओगे, एक्शन फोर्स दोगे। अब बोट तो तुमको छोड़ेगा नहीं, बोट तो तुमको लगेगा कि नहीं अब तेरे को भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे फीट पे वो एक्शन रिएक्शन फोर्स मारेगा, जैसे रिएक्शन फोर्स मारेगा तुम कूद के अब वहां पे पहुंच जाओगे। तो यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन। जैसे अब मान लो एक और एग्जांपल, गन गन से जब गोली चलता है तो क्या होता है देखते हो, फॉर एग्जाम्पल देखो, गन है, जब तुम उसको चलाए तो जब गन चलता है, जब बुलेट निकलता है तो तुम क्या किए, बुलेट पे एक एक्शन फोर्स मारे। अब जो बुलेट होगा वो गन पे एक रिएक्शन फोर्स देता है। अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे रिएक्शन फोर्स कैसे पता चलेगा, गन में कैसे हुआ? तो देखो गन का रिएक्शन फोर्स बता दो। जब भी तुम गन चलाओगे तुम देखोगे जैसे तुमने गन को चलाया तुम्हारा जो वो था क्या बोलते हैं, गन था वो पीछे की तरफ मूव कर गया, पीछे चल गया, उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉइल कर गया। तुम्हारा गन क्या कर गया, रिकॉइल कर गया। रिकॉइल क्यों करा, क्योंकि बुलेट ने भी तुम्हारे गन पे एक रिएक्शन फोर्स दिया जिसके कारण वो पीछे चल गया। अब तुम बोलोगे वो ज्यादा पीछे क्यों नहीं फेंका गया, गन इसलिए ज्यादा पीछे नहीं फेंका गया क्योंकि गन का मास ज्यादा था बुलेट के मास से। अगर गन का मास बुलेट के मास से ज्यादा होगा तो गन का एक्सेलरेट कम करेगा। याद रखना, मास ज्यादा होगा एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, हमेशा से याद रखना, क्योंकि मास जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मास बढ़ेगा एक्सेलरेशन घट जाएगा। समझ लो बात। तो उसका मास ज्यादा था गन का तो एक्सेलरेट कम किया, पर बुलेट क्यों आगे निकल गया, क्योंकि उसका वो ज्यादा क्यों किया, क्योंकि बुलेट इसलिए जल्दी फेंका गया क्योंकि उसका मास कम था तो एक्सेलरेट ज्यादा किया, एक्सेलरेट मतलब ज्यादा बढ़ा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अब एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो तुम देखते हो कि कोई भी जैसे मान लो क्रिकेटर जब बॉल फेंकता है तो हम लोग हाथ को थोड़ा पीछे लेके उसको कैच करते हैं, पीछे लेके कैच करते हैं। क्यों, हम लोग उसको सामने से क्यों नहीं करना, क्योंकि हम लोग उसका टाइम बढ़ाते हैं। अगर टाइम बढ़ाएगा ना तो फोर्स का जो इफेक्ट है वो कम पड़ेगा, हाथ में हम लोग को चोट कम पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे वही सेम चीज एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन की हुई है। देखो यहाँ पे मेंशन की हुई है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बॉलर है जो बॉल पकड़ रहा है, वो डायरेक्ट क्यों नहीं बॉल को पकड़ रहा है, वो एक स्विंग लेके जा रहा है। क्यों, देखो यहाँ पे उसका भी आंसर तुमको दिया हुआ है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के। देखो have you noticed that while catching a fast moving cricket ball, a fielder in the ground gradually pulls his hand backwards with the moving ball? In doing so, the fielder increases the time. मैंने बोला कि टाइम बढ़ा देगा। ड्यूरिंग ड्यूरिंग विथ द हाई वेलोसिटी द मूविंग बॉल डिक्रीजेस टू जीरो। उसका क्या होगा, वेलोसिटी कम होगा, वो कम दूरी से आएगी। समझ गए? थर्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज डिक्रीज। मैंने बोल दिया एक्सेलरेट बॉल कम कर जाएगा। क्या बोला, समझो, बॉल का एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। एंड देयरफॉर द इम्पैक्ट ऑफ कैचिंग द फास्ट मूविंग बॉल इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। अब देखो तुम अगर सामने से पकड़ लोगे, जैसे ये लड़का है, ये सामने से अगर बॉल को कैच कर लेगा तो उसके हाथ पे ज्यादा ग्रेट इम्पैक्ट पड़ेगा, पर अगर वो हाथ को पीछे ले जाके स्विंग से पकड़ेगा तो उसके हाथ पे कम इम्पैक्ट पड़ेगा। समझ गए? तो ये सेकेंड लॉ का भी था जो मैंने देखा कि बचा हुआ। एक और चीज बताना आपके लिए जरूरी है, एक चीज और ये बताना जरूरी है कि हमेशा याद रखना, अगर कोई भी बॉडी का मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा। हमेशा एकदम दिमाग में बैठा लो। ये देखो तुमको एक और चीज बताता हूं, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, क्योंकि मास बढ़ेगा तो इनर्शिया बढ़ जाएगा। देखो आप लिख देता हूं, मास अगर बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा। समझो बात को, मास को अगर इंक्रीज कर रहे हैं इनर्शिया बढ़ रहा है, मास किसी बॉडी का कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। जैसे मान लो एलिफेंट और एक चूहा लेते हैं, एलिफेंट का जो इनर्शिया होगा वो चूहे के इनर्शिया से बहुत ज्यादा होगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है, चूहा का बहुत कम होगा क्योंकि उसका मास कम है। समझ गए ना? यही था पूरा कॉन्सेप्ट, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ फोर्स का पूरा। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सिलेबस से तो वो रिड्यूस्ड है पर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो पूछता है मेरे दोस्त, क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछ देगा फिर दिक्कत हो जाएगा। तो देखो क्या होता है, देखो जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या होता है देख लो, समझ लो। लॉ ऑफ कंजर्व मोमेंटम को देखो इसके तुम इससे क्या समझे, इसके ये वाले टॉपिक से तुम क्या समझे, मोमेंटम बढ़ा देना, सॉरी मोमेंटम को कंजर्व करना मतलब क्या, मोमेंटम को स्टोर कर देना,
जैसे हम मैंने एक और वीडियो तुमको पब्लिश किया था, वो उसका क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिराइव करके। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म टू वन टू अनदर। क्या होता है, मतलब ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही समाप्त की जा सकती है। समझ रहे हो बात को? मैंने क्या बताया था उस वाले वीडियो में जो लॉ ऑफ डिराइव किया था लॉ ऑफ एनर्जी को, तो क्या बताया था, ऊर्जा ना तो क्या बोलते हैं उत्पन्न की जाती है ना ही समाप्त की जाती है, वो एक एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदली जा सकती है, वही मोमेंटम है। मोमेंटम जो होगा वो ना ही उत्पन्न होगा ना ही खत्म होगा, वो एक से दूसरे में बदलेगा। कैसे बदलेगा वही हम लोग देखेंगे। देखो कैसे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो इसका पहले अगर मान लो तुमको एक डेफिनेशन दे दो, देखो कैसे होगा। मान लो एक ऑब्जेक्ट हमारे पास, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है और एक और ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो ये कोलिड कर रहा है, मान लो देखो ना एग्जांपल, ये एक पेन है, ये एक पेन का ढक्कन, ये पेन, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, अगर ये इसके साथ कोलाइड कर रहा है, मान लो टकरा रहा है, तो इस टकराने के पहले इसका जो मोमेंटम होगा, टकराने के बाद उसका भी यही मोमेंटम हो जाएगा, इस वाले का मोमेंटम। समझ बात को? मतलब समझो फिर से, सब फिर से बता रहे हैं। ये दोनों बॉडी कोलाइड कर रहा है मतलब टकरा रहा है, तो कोलिजन के पहले मतलब टकराने के पहले जितना इनिशियल मोमेंटम इस ऑब्जेक्ट का था, टकराने के बाद फाइनल मोमेंटम इस ऑब्जेक्ट का भी बराबर हो जाएगा। मतलब क्या समझो, देखो इसका अगर डेफिनेशन देखें, अगर टेक्निकल डेफिनेशन देखें, मतलब टेक्निकल मतलब कि अगर बुक या लैंग्वेज, बुकिश लैंग्वेज में देखें, टेक्निकल वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टेक्निकल क्या बोलते हैं तुम लोग बोलते हो, टेक्निकल लैंग्वेज में अगर इसका देखें वो डेफिनेशन, तो बोले गए इन एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, इन एब्सेंस ऑफ एन external in absence of an external unbalanced force, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, मतलब टोटल जितना मोमेंटम आएगा दोनों में वो कंजर्व्ड रहता है। द टोटल मोमेंटम ऑफ द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, क्या होगा, वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, इज ऑलवेज conserved, that is total initial momentum, total initial जो मैंने बताया, total initial momentum is equal to total final momentum of a system, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। देखो बहुत आसान है भाई, तुम समझो। देखो बता रहे अभी अच्छे से और बता रहे, देखो फिर समझो। ये दो बॉडी है, वो मान लो टकरा रहा है, तो टकराने के पहले इसका इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम, टकराने के बाद इसका जो मोमेंटम आएगा वो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मैं रोड पे चल रहा हूँ और एक कार मुझे टकराने आ रही है, ठीक है, तो कार जब मुझे टकराएगी, कार के टकराने के पहले कार का जितना मोमेंटम होगा, टकराने के बाद मेरा भी मोमेंटम कार वाला हो जाएगा। समझ रहे हो, बराबर हो जाएगा, मतलब टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, m1v1 प्लस, सॉरी पहले टोटल इनिशियल होगा ना, तो टोटल इनिशियल पहले m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब क्या हुआ ये m1v2, देखो अगर मान लो इसको डिराइव करने भी आता, तो देखो डिराइव कैसे करते हैं, समझना डिराइव का, ये इसका फॉर्मूला होता है टोटल, अरे यार सॉरी सॉरी, ये ले लो, ये होता है। कैसे डिराइव करते हो, डेरिवेशन देखो कैसे होगा। इसका स्टेटमेंट पहले मैं नहीं लिखूंगा, स्टेटमेंट तो बाद में एक बार बता दूंगा आपको, पहले उससे पहले क्योंकि वो टेक्निकल वो है स्टेटमेंट, आप अपने से भी बना सकते हो ऐसे, जैसे मैंने आपको लैंग्वेज में बताया। तो ये वाले को कैसे डिराइव करेंगे, देखो सीखो, अभी मेरे साथ सीखना एकदम, मेरे साथ एकदम मेरे टाइम पे बनाओगे पूरा डिवाइज हो जाएगा। देखो डिवाइस करवा रहे हो, देखो डिराइव करना है, पहले क्या करना है तुमको, वो लिखना है F1 इज इक्वल टू माइनस F2। अब बोलोगे F1 F2 क्या है, अब मान लो दो बॉल ले ली हम,
मान लो दो बॉल से दिखा रहे हैं, ये बॉल नंबर 1 है, ये बॉल नंबर 2 है। अब यही का दोनों जो कोलिजन हो रहा है तो वही बताएं इसका क्या क्या दिया हुआ है। मान लो मास होगा m1 होगा, इसका u1 होगा, v1 होगा। इसका क्या होगा, m2 होगा, u2 होगा, v2 होगा। समझ गए, वहां से हम दे दिए। अब यहाँ देखो, क्योंकि देखो एक तरफ दूसरे डायरेक्शन में, तो दूसरे डायरेक्शन में है तो नेगेटिव में लेंगे, तो f1 इज इक्वल टू माइनस f2। तो f1 क्या होगा, m1a1 होगा एक तरफ, क्योंकि फोर्स का डेफिनेशन अभी मैंने आपको बता दिया, मास इनटू एक्सीलरेशन, यहाँ पे हम बता दिया ना, तो वही चीज यहाँ पे पुट कर देना, m1a1 इज इक्वल टू माइनस बाहर रहेगा m1a1, हो गया ये बात खत्म। m1 तो खोल देंगे, a1 का फॉर्मूला क्या होता है, v1 माइनस u1 अपॉन t1, v1 माइनस u1 अपॉन में t1, हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस रखेंगे बाहर, m1 यहाँ पे होगा m2, सॉरी m1a1 लिख दिया, सॉरी गलती से, यहाँ पे m2 क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट है ये, m2 यहाँ पे क्या होगा, v2 माइनस u2 अपॉन में t2, यही हो जाएगा, हो गया, इक्वल है। तो देखो नीचे वाला देखो इक्वल है, और देखो दोनों में इक्वल तरफ है, तो t1 इज इक्वल टू t2 हो जाएगा। क्यों t1 इज इक्वल टू t2 हो जाएगा, क्योंकि टाइम तो बराबर हो जाएगा ना भाई, क्योंकि पहले इनिशियल मोमेंटम जब इसी के बराबर आ गया इक्वेशन में, तो ये कट जाएगा, तो नीचे वाला खत्म। अब देखो मल्टीप्लाई करो, m1v1 माइनस m1u1, ये मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू माइनस बाहर रहेगा m2v2 माइनस, इससे पूरा मल्टीप्लाई करें m2u2, आ गया। चलो अब देखो m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू माइनस, अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता है तो अंदर के दोनों से मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस m2v2 प्लस, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस m2u2। अब एक तरफ कर दो, m1v1 को एक तरफ यहाँ ले आए, m1v1 प्लस m2v2, और u1 को उधर कर दे, m1u1 प्लस m2u2। या तो इसको उल्टा हम यहाँ पे कैसे लिख दिया था इसको, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2, और से भी लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा हेंस डेराइव्ड हो गया, पूरा डेराइव हो गया। देखो कितना सिंपल था, बोले ना ये सब बहुत सिंपल है, बस तुम थोड़ा सा एक दो बार रिवाइज करोगे ना, रिवाइज करते 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 तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा, समझे। अब इसका स्टेटमेंट क्या लिखोगे, स्टेटमेंट एगो लिखते हैं, क्योंकि स्कूल में बोला जाता है कि एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा तब पूरा नंबर मिलेगा। तो स्टेटमेंट टेक्निकल वो बता रहा हूँ, देखो टेक्निकल मतलब कि बुकिश लैंग्वेज का डेफिनेशन बता रहा हूँ, जो तुमको बाकी भी ऐसे ही डेफिनेशन मिलेगा, तुमको स्कूल में भी यही डेफिनेशन दिया जाएगा। देखो क्या, लेट टू बॉडीज ऑफ मासेस, रुक जाओ ऐसे रखता हूँ, लेट टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 and m1 m2 is moving with a velocity of इनिशियल, यहाँ पे लिख देना इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u1 एंड u2 in the same straight line, and in the same straight line and in same direction, समझ गए। मतलब कि दो बॉडी है, मास m1 m2 का, वो मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 इन द सेम स्ट्रेट लाइन और एक सेम डायरेक्शन में। इफ u1 इज ग्रेटर देन u2, अगर u1 मतलब कि इनिशियल मोमेंटम का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो बड़ा होगा कोलिजन के बाद वाले इनिशियल वेलोसिटी के, तो क्या होगा, इफ u1 इज ग्रेटर देन u2 देन m1 विल कोलाइड विथ m2। तो m1 यानी एक बॉडी जो यहाँ पे था लेफ्ट साइड में, वो जो इनिशियल मास का बॉडी था वो फाइनल मास के बॉडी से कोलाइड कर जाएगा, देन m1 विल कोलाइड विथ m2, then m1 will collide with m2 with a applied force of with a applied force एक applied force of f1 and f2 with applied force of f1 and f2
to change its velocity, to change its velocity to v1 and v2, to v1 and v2। तो समझ गए, यही था पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का चर्चा, यही था पूरा पूरा चर्चा क्लियर कर दिया आपको, पूरा का पूरा पूरा चैप्टर समाप्त। लास्ट में यही था, डेफिनेशन समझ गए, दो मतलब सॉरी डेफिनेशन यानी स्टेटमेंट, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को जब डिराइव करोगे कि दो बॉडी लेंगे मास m1 और m2 का, जो मूव कर रहा होगा एक वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2। अगर पहले बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी दूसरे बॉडी के इनिशियल वेलोसिटी के बड़ा होगा, मान लो पहले बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी बड़ा होगा दूसरे बॉडी के इनिशियल वेलोसिटी से, तो क्या होगा, पहला बॉडी का मास, इनिशियल मास दूसरे बॉडी के फाइनल मास से कोलाइड कर जाएगा एक फोर्स के साथ, जो F1 और F2 नाम देंगे दो बॉडी के लिए, और Q टकराएगा और फिर उससे क्या होगा, उसका वेलोसिटी में चेंज आएगा जो कि वो v1 एंड v2 हो जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का, जो फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है क्लास 9th का, पूरा क्लियर कर दिए, पूरा शुरू से लेकर अंत तक पूरा एकदम क्लियर कर दिए, कुछ नहीं छोड़े। बस एक और चीज बता देते हो, मैं आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ बताया था, जो बोला था कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। देखो वो एक बॉडी पे होता है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे होता है, हमेशा याद रखना, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ देता है, और वो डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। जैसे अगर तुम कोई एक तरफ एक्शन फोर्स लगाओगे तो रिएक्शन फोर्स तुम्हारे एक्शन फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो ये भी एक क्लास था। अब पूरा चैप्टर समाप्त हो गया पूरा। अब तुम एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग मारोगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, चैप्टर खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कहीं भी अगर कोई भी प्रकार का अगर तुमको डाउट फेस किए कि ये सर ये नहीं समझ आई, ये नहीं समझ आई, ये बता दीजिए बता दिए, तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। और अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो रहेगा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या और भी इसके टाइप के न्यूमेरिकल्स पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स को कैसे डील करें, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल को कैसे डिक्लेयर वो करे, क्या बोलते हैं, डील करें। और एस चांद बुक का, एस चांद यानी लखमीर सिंह का जो फिजिक्स का बुक है, उससे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे, फोर्स का एमसीक्यू बनाएंगे, कुछ एमसीक्यू बनाएंगे, और ये सब। तो पूरा एक वीडियो आएगा पूरा एमसीक्यू सेशन पे, पूरा एमसीक्यू पढ़ाऊंगा, पूरा एमसीक्यू हो गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, बहुत सारा न्यूमेरिकल हो गया, कुछ थ्योरी क्वेश्चन भी पूरा क्लियर कर देंगे। तो अगर अच्छा लगा हो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों को। अगर अच्छा लगा हो, एक वन शॉट में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया तो लाइक कर देना। चलो बाय बाय।